हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का डे नेट स्टडी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे रामबाण सीरीज। इसमें हम लोगों ने अब तक टोटल 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो, हमारे डीएनएस चैनल को, तो आप क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन और जो वीडियो लेक्चर आपको जाएंगे वो पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप समय से आप हमारे चैनल को विजिट कर पाओगे। इनमें से अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या यूपी कॉलेज, उदय प्रताप कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज या एलयू या टीडी कॉलेज, तिलकधारी कॉलेज, इनमें से किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, आप एंट्रेंस का एग्जाम देना चाहते हो, तो रामबाण सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। जिसने भी अब तक सारे लेक्चर कंप्लीट किए होंगे उनको पता होगा कि यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन सर कंप्लीट कराते हैं। टोटल आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं और 20 क्वेश्चन से आपको रोजाना अप्रोक्स 60 से 70 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। 4 तो किए ही जाते, मिनिमम है वो। उसके बाद उनके पीछे का जो भी कंसेप्ट है, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्यूट्रिएंट्स के क्वेश्चन थे तो न्यूट्रिएंट्स का पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया था। एक भी क्वेश्चन आपको न्यूट्रिएंट्स से बाहर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से ये रामबाण सीरीज आप लोगों को पढ़ाया गया है कि आप यहाँ से अगर सारे लेक्चर कंप्लीट करके जाते हो तो आपके एग्जाम में आप देखोगे कि 50 to 60% क्वेश्चन आपको रामबाण सीरीज से मिलेंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है। आपको अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लोगे और फ्री कंटेंट में जाकर रामबाण सीरीज का फोल्डर बना हुआ है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने तैयारी को एक अच्छी ऊंचाई दीजिएगा। और आप आज देखोगे कि किस तरह जो ये रामबाण सीरीज के 5 लेक्चर के जरिए किस तरह 300 से 400 क्वेश्चन आपको टोटल कंप्लीट कराए गए हैं और यहीं से आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट ये 5 है रामबाण सीरीज का, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन आज फिर से कंप्लीट करेंगे और उन 20 क्वेश्चन के जरिए हम 60 to 80 क्वेश्चन आज फिर कंप्लीट करेंगे हम लोग। और आपको बता दें कि रामबाण सीरीज में अब तक 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में चारों लेक्चर के वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन चारों लेक्चर को कंप्लीट करके जाइएगा। और एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने से पहले आप इन रामबाण सीरीज के 5 लेक्चर को 2 से 3 बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। ये रामबाण सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है और ये आसिफ सर है। देख रहे हो कि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है क्योंकि मैं ही हूं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे अगर प्रोसीड करें, अगर आप लोग थंबनेल दिखाओ तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे जाएंगे। चलिए, आप लोग थंबनेल दिखा रहे हो तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। आपको बताने हैं परमानेंट टीथ इन काउ एंड बुफेलो। आपको बता रहे हैं गाय और भैंस में अस्थाई दांत कितने होते हैं। गाय और भैंस में अस्थाई दांत आपको बताने हैं कितने होते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 32, 20, 28 या 44। इनमें से गाय और भैंस में अस्थाई दांत कितने होंगे, ये बताने हैं आपको। चलिए जल्दी से बताइए कि अस्थाई दांत कितने होंगे। तो आइए, इनका करेक्ट ऑप्शन होगा कि गाय और भैंस में अस्थाई दांतों की संख्या 32 टोटल होते हैं। जिस तरह ह्यूमन बींग्स में टोटल 32 दांतें होती हैं, उसी तरह गाय और भैंस में भी 32 दांतें अस्थाई होती है। अब जानिए 20 क्या होता है। 20 गाय और भैंस में ये टेम्पोररी टीथ है। गाय और भैंस में टेम्पोररी टीथ कितना होता है, तो 20 दांतें टेम्पोररी, ये इसे कहेंगे अस्थाई। अस्थाई गाय और भैंस में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो टोटल 20 होते हैं। और 28 किस में होता है, 28 जो टीथ होता है वो रेबिट में होते हैं। रेबिट यानी कि खरगोश। खरगोश में टोटल दांतों की संख्या 28 होती है। और 44 किस में होता है, स्वाइन में। स्वाइन किसे कहते हैं, सुअर को। सुअर में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 44 होते हैं। और खरगोश में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो 28 होता है। याद रखिएगा, पिछले बार खरगोश का पूछा गया है, आईसीएआर के पेपर में ये आ चुका है कि रेबिट में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 28 होती है। और गाय भैंस में टोटल 32 अस्थाई दांत होते हैं और 20 अस्थाई दांत होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि आपको कुछ एनिमल्स मवेशी दिए गए हैं, उनका आपको फैमिली बताना है कि वो किस कुल से संबंध रखते हैं, किस कुल के अंदर आते हैं। मवेशी फैमिली मतलब कुल। आइए, बुफेलो मतलब भैंस,
काव मतलब गाय, गोट मतलब बकरी। किसी को भी हिंदी में दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब चीज़ आपको बताया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। पोल्ट्री, कुक्कुट, कुक्कुट मतलब जितने भी पशु पक्षी आते हैं पोल्ट्री में आते हैं। पीक, सुअर। हॉर्स, घोड़ा। चलिए अब आप बता दीजिए, सारा हिंदी लिख दिए हैं कि क्या होता है कि भैंस को, बुफेलो को भैंस कहते हैं, काव को गाय कहते हैं, गोट को बकरी कहा जाता है, सीप को भेड़ कहा जाता है, पोल्ट्री को कुक्कुट कहा जाता है, एंड ये कुक्कुट है। ये क्या है? कुक्कुट है। समझ गए? ये क्या है? कुक्कुट है। पीक का मतलब सुअर होता है, हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है। तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करेंगे? तो भैंस, गाय, बकरी, ये तीनों कौन से फैमिली से बिलोंग करेंगे? ये तीनों के तीनों बोविडी फैमिली से बिलोंग करेंगे। ये चारों के चारों, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनकी फैमिली को हम बोविडी कहते हैं। ये चारों के चारों बोविडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पोल्ट्री गिलचिडी फैमिली से बिलोंग करती है। पोल्ट्री। कुक्कुट किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो गिलचिडी। पिग्स, पिग किस फैमिली से बिलोंग करेगा? तो पिग जो है स्वीडी, SUIDE, स्वीडी फैमिली से बिलोंग करता है। और घोड़ा जो है वो इक्विडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। समझ गए आप लोग? अगर आपसे अगर यहाँ से फैमिली से क्वेश्चन पूछ दे कि कौन से मवेशी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अब आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के लिए कि एवरेज एज ऑफ काउ एंड बुफेलो, गाय और भैंस की औसत आयु कितनी होती है, वो आपको बताने हैं। 20 से 23 साल, 30 से 35 साल, या 10 से 15 साल, या 25 से 30 साल। गाय और भैंस की औसतन आयु कितनी होती है? इन जनरल ह्यूमन बींग्स का आज 50 to 60 ईयर्स है, 60 से 70 साल। उसी तरह मवेशियों में औसतन आयु कितनी है, कितने वर्षों तक वो जीवित रहते, ये एवरेज डाटा है कि उनकी औसत आयु कितनी होती है। तो औसत आयु गाय और भैंस में 20 से 23 साल है। गाय और भैंस का 20 से 23 साल है। और सीप एंड गोट का 10 से 15 साल। सीप एंड गोट, सीप एंड गोट की औसतन आयु कितनी है? तो 10 से 15 साल। समझ गए कि गाय और भैंस का 20 से 23 साल और बकरी और भेड़ की औसत आयु 10 से 15 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि विच वन इज अ बैक्टीरियल डिजीज इन एनिमल, कौन सा जानवरों में एक जीवाणु जनित रोग है। मवेशियों में बैक्टीरिया के थ्रू होने वाले डिजीज आपको बताने हैं कि इनमें से कौन से डिजीज हैं जो जानवरों में, जिसे मवेशी कहेंगे, मवेशियों में बैक्टीरिया से होते हैं। तो जल्दी से बताइए। एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, मिस्टेटिस, या ऑल ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे चारों के चारों क्या हैं? आपके बैक्टीरियल डिजीज हैं, बैक्टीरिया से होने वाले ये डिजीज हैं। मवेशी में चारों के चारों डिजीज किससे होते हैं? तो वो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं। अब जानिए ये कौन से बैक्टीरिया, इनका पैथोजन क्या है? एंथ्रेक्स का पैथोजन क्या है? यहाँ पे लिख लीजिए पैथोजन। पैथोजन क्या कहते हैं? जिससे ये काउज होता है, किनसे ये होता है? तो एंथ्रेक्स किससे होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस। किनसे होता है? एंथ्रेक्स किससे होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस से ये बैक्टीरिया, ये क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस क्या बैक्टीरिया, उनसे ये डिजीज होते हैं। और ब्लैक क्वार्टर को एक अल्टरनेट नाम है, ब्लैक क्वार्टर को याद रखिएगा, ब्लैक लेग भी कहते हैं, ब्लैक लेग। और इनका पैथोजन क्या है? क्लोस्ट्रीडियम चौबी। समझ गए? ये इनका क्या है? यहाँ पे ई है, इनका ये क्या है? पैथोजन है। ये जो भी है बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है, और ये क्लोस्ट्रीडियम चौबी क्या है? ये भी बैक्टीरिया है। और मिस्टेटिस किनसे होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। इनका पैथोजन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी से ये होता है। तो ये चारों क्या है? बैक्टीरिया है, जिनसे मवेशियों में ये बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े। आपको ये नोट कर लेना है पैथोजन। अगर एग्जाम में पैथोजन पूछ दिया जाए, वैसे इन जनरल इतना डीप कभी नहीं जाएगा आपके एंट्रेंस में, आपसे बस पूछा जाएगा कि विच वन इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ऑप्शन रहेंगे एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, मिस्टेटिस, या इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा बैक्टीरियल डिजीज का। बाकी तीन जो होंगे वो वायरल डिजीज होंगे, जो वायरस से होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, मिस्टेटिस क्या है? ये सारे के सारे क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। और नोट कर लें इसमें कि अगर व्हाइट डायरिया हो जाए,
वाइट डायरिया हो जाए या न्यूमोनिया हो जाए, ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ न्यूमोनिया है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं, बैक्टीरिया से होने वाले हैं न्यूमोनिया। समझ गए? ये टोटल 5 आपने देखा कि ये पांचों के 5 क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज हैं जो मवेशियों में होने वाले डिजीज को ये काउज करते हैं। पैथोजन हम लोगों ने जान लिया। अब आपको बताना है कि इनमें से वायरल डिजीज कौन से हैं। जल्दी से पढ़िए। एफएमडी का फुल फॉर्म होता है फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज, रेंडरपिस्ट या पॉक्स या ऑल ऑफ दीज वायरल डिजीज, इनमें से कौन से हैं? देखिए बेसिकली क्या होता है कि मैं जब आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाता हूं तो वो सिखाने के पर्पज से लाता हूं कि आप जानो आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप लोग ऑल ऑफ दीज देखे आंसर मार रहे हो, चलो यहाँ पे तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है, चलिए सही है, बट एग्जाम में ऐसा काम बिल्कुल मत करना। आप को जो पता होगा, जो एकदम करेक्ट होंगे, वहां पे आप एकदम सही आंसर लगाना। ऐसा नहीं कि बोथ या ऑल ऑफ देख के आप एग्जाम में आंसर टिक आउट करके आ जाना, गलत बात है। समझ गए? तो यहाँ पे मेरा पर्पस होता है कि आपको क्वेश्चन सिखाने हैं, सिखाने के पर्पस से मैं आता हूँ, ये नहीं कि आपको एलिमिनेट कराना है, आपको टेस्ट करना है कि आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। समझ गए? तो आपको ये सिखाने के पर्पस से लाता हूँ। अब आइए इनका पैथोजन जानते हैं। पैथोजन इनका क्या है? एफएमडी का, तो फिल्टर वायरस, ये वायरस है जो इनमें एफएमडी काउज करता है। रेंडरपिस्ट का भी पैथोजन क्या है? तो इनका भी फिल्टर वायरस ही पैथोजन है। उसके बाद पॉक्स है, वायरल डिजीज है। और एक चीज याद रखिएगा कि इनके वैक्सीन क्या है। रेंडरपिस्ट से हमें कैसे मवेशी को बचाना है, तो इनके वैक्सीन, तो आरपी वैक्सीन, आरपी का मतलब होता है रेंडरपेस्ट वैक्सीन, जैसा नाम है वही वैक्सीन का नाम भी है इनका। रेंडरपेस्ट वैक्सीन का हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे रेंडरपेस्ट डिजीज को दूर करने के लिए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन से हैं? दूध उतारने वाला हार्मोन। मवेशियों में दूध को किन हार्मोन के जरिए उनमें दूध उतरते हैं? हार्मोन यहाँ 3 टाइप के आप देख रहे हो, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एड्रेनलिन, क्या है? एड्रेनलिन है। समझ गए कि आपको बताना है प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क लेट डाउन वाला हार्मोन है, या एड्रेनलिन हार्मोन है, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, या नन ऑफ दीज है। इनमें से कौन से ऐसे हार्मोन है जो मिल्क लेट डाउन मवेशियों में दूध उतारने का काम करता है? दूध उतारने का अर्थ क्या होता है कि मवेशियों के थन में जब दूध उतरेंगे तभी उनके जो मालिक होंगे, जो मवेशी को पालते हैं, वो दूध दूह पाएंगे। दूध ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी टाइम जाएंगे दूध को जाके दूह लेंगे, नहीं, उनका एक टाइम होता है। वो जो टाइम बंधा होता है, किसी का मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 टाइम दूध दूहे जाते हैं, तो उसी टाइम में जो है ये हार्मोन एक्टिव होते हैं और गाय के थन में वो दूध उतारने का काम करते हैं। तो कौन से हार्मोन जो है मिल्क लेट डाउन का काम करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो मिल्क लेट डाउन का काम करता है। अब जानिए कि ये 2 हार्मोन का काम क्या होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करते हैं? ये मिल्क का फॉर्मेशन करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन करता है। और एड्रेनलिन हार्मोन क्या है? ये होल्डिंग अप, होल्डिंग अप का अर्थ होता है कि अगर जब गाय का दूध अगर 5 से 7 मिनट में, 5 to 7 मिनट में गाय का दूध दूह लेना चाहिए। अगर 5 से 7 मिनट में आप गाय का दूध नहीं दूह पाते हो तो मवेशियां जो होती है वो दूध रोक लेती है। और वो दूध किस कारण रुक जाता है, मतलब दूध ऊपर खींच लेती है। कभी आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब जो मतलब जिनके घर में मवेशी है उनको पता होगा कि ऐसा कहते हैं कि ये जो गाय है ये दूध चोर है, दूध चोर इन द केस कि वो क्या करते हैं कि दूध को ऊपर
वो उनकी गलती नहीं है, आपने टाइम से उनका दूध नहीं दुहा तो वो दूध जो है ऊपर खींच लिए और अपने बच्चे को भी नहीं पिलाते हैं। ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन है, ये मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन कहलाता है। ये दूध को ऊपर खींच लेते हैं, दूध को उतरने नहीं देते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? ये मिल्क का फॉर्मेशन करता है, दूध का फॉर्मेशन करता है मवेशियों में। और हार्मोन को लेट डाउन कौन से हार्मोन करते हैं? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो दूध को उतारने का काम करता है। मवेशियों में दूध कितने देर में दूध लेना चाहिए? तो ये फिक्स टाइम है एक अच्छा कि 5 से 7 मिनट के अप्रोक्स आपको मवेशियों से दूध दोह लेने चाहिए। समझ गए कितने देर में? तो 5 से 7 मिनट में आपको दूध जो है मवेशियों का दोह लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि फैट एंड एसएनएफ। एसएनएफ का मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट, अभी उनका मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा। फैट एंड एसएनएफ परसेंट इन डबल टोन्ड मिल्क। मिल्क दो टाइप्स के होते हैं, एक टोन्ड मिल्क होता है, एक डबल टोन्ड मिल्क होता है। टोन्ड मिल्क समझिए क्या होते हैं? टोन्ड मिल्क वो मिल्क होते हैं जब गाय या भैंस के होल मिल्क में अलग से उसमें जो है मिल्क पाउडर और वाटर ऐड करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल सुधा हो गया या अमूल कूल हो गया, फलना चिलना जो भी है, अमृत हो गए, जो भी मिल्क की कंपनियां हैं जो मिल्क बनाती है, तो उनमें दो टाइप्स के मिल्क आते हैं, टोन्ड एक डबल टोन्ड। टोन्ड में क्या होता है कि वाटर और उनमें मिल्क पाउडर अलग से ऐड करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। डबल टोन्ड में भी यही काम किया जाता है। और होल मिल्क किसे कहेंगे? गाय और भैंस के फ्रेश मिल्क को हम होल मिल्क कहते हैं। जब हम किसी डेयरी फार्म पे जाके मिल्क लेके अपने घर आते हैं वो होल मिल्क है। बट जो हम पाउच वाला पैकेट मार्केट से खरीदते हैं उसमें दो टाइप्स के मिल्क होते हैं, एक टोन्ड मिल्क एक डबल टोन्ड मिल्क। तो आप आइए इनका पहले हम लोग फुल फॉर्म जान लें। एसएनएफ का मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट। समझ गए? सॉलिड नॉट फैट इनका फुल फॉर्म होता है। तो आपको बताने कि डबल टोन्ड मिल्क में कितना फैट परसेंट होगा और कितना एसएनएफ परसेंट होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि डबल टोन्ड में 1.5% फैट होंगे और सॉलिड नॉट फैट 9% होंगे। वहीं पे सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि फैट 3% होगा, एसएनएफ 5% होगा इसमें। या ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि फैट 3.5%, एसएनएफ 8.5%, या फैट 6.1% और एसएनएफ 9% होगा। जल्दी से बताइए कि डबल टोन्ड मिल्क में कितना फैट और कितना एसएनएफ परसेंटेज होगा। आइए इनका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनका करेक्ट ऑप्शन है कि फैट 1.5% होंगे और एसएनएफ 9% होगा टोटल। अब आगे जानिए कि फैट 3% और एसएनएफ क्या है कि 8.5%। यहाँ 8.5% किनका होता है? तो ये किसका होता है? वो डबल टोन्ड है, ये क्या है? सिंगल टोन्ड। सिंगल टोन्ड मिल्क में फैट कितने होते हैं? तो 3% और एसएनएफ कितना होता है? 8.5%। और 3.5% फैट और एसएनएफ 8.5 किनका होता है? ये गांव के होल मिल्क का, गांव के होल मिल्क समझ गए कि जिस भी मिल्क में कोई भी ना पानी ऐड किया जाए और ना अलग से कोई उसमें कोई भी सामान ऐड किया जाए। जैसे कि टोन्ड मिल्क में अलग से मिल्क पाउडर ऐड किए जाते हैं और जो मिल्क हम डायरेक्ट डेयरी फार्म से अपने घर में लाते हैं उसे होल मिल्क कहते हैं, एकदम फ्रेश मिल्क जो होता है। और गाय का फ्रेश मिल्क में फैट 3.5% होते हैं और सॉलिड नॉट फैट 8.5% होता है। और 6% फैट और एसएनएफ 9% किसमें होता है? ये बुफेलो के मिल्क में होता है। समझ गए आप लोग? याद रखिएगा, बुफेलो किसे कहते हैं? भैंस को कहते हैं। और काउस को क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। गाय के दूध में 3.5% फैट होता है और एसएनएफ 8.5%। वहीं भैंस के दूध में फैट 6.01% और एसएनएफ 9% होता है। समझ गए कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? आपसे आप कुछ भी पूछे, ये 4 क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछ सकता। अगर मिल्क के कंपोनेंट का वो बात करे कि उसमें फैट और एसएनएफ कितना परसेंटेज होगा, यहाँ से 4 कहीं भी इस 4 क्वेश्चन से आपको बाहर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता पेपर में। समझ गए कि डबल टोन्ड में कितना होगा? 1.5% और एसएनएफ 9% और सिंगल टोन्ड में ये परसेंटेज है गाय भैंस का। देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है पीएच ऑफ नेचुरल मिल्क। जो फ्रेश दूध होते हैं, जो ताज़ा दूध होता है, उनका पीएच कितना होगा? फ्रेश दूध जिसे होल मिल्क कहते हैं, जो डेयरी फार्म से हम घर में लाते हैं, उस दूध का पीएच कितना होगा? 6.5 से 6.8, 7 या 4.5 से 6.5 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है कि ताजे दूध, जो
सफ़ेद फ्रेश दूध है उनका पीएच कितना होगा। तो फ्रेश दूध का पीएच 6.5 से 6.8 होता है, समझ गए। ये उनका पीएच होता है। और पीएच हम कब डिटरमाइन करते हैं, जब पीएच उनका निकाला जाता है दूध का, दूध निकालने के 1 घंटे बाद हम उनके पीएच को डिटरमाइन करते हैं। पीएच कैसे फाइंड किया जाता है ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये नॉलेज की बात है, समझ जाइए। कोई पूछेगा तो बताइएगा कि हम पीएच उसमें कब फाइंड करेंगे। पीएच कब फाइंड करते हैं, जब दूध निकाला जाता है तभी दूध का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आपने किसी को दूध निकालते हुए देखा होगा मवेशी से, तो उस टाइम में आप दूध को टच कीजिएगा, दूध का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो गर्म होता है, क्योंकि वो तुरंत मवेशी के बॉडी से तुरंत निकलता है। तो जो मवेशी का बॉडी टेम्परेचर होता है, गाय का मैंने बताया था आपको कि 102 डिग्री सेल्सियस 102 डिग्री फ़ारेनहाइट मवेशी का बॉडी टेम्परेचर होता है, और भैंस का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट भैंस का टेम्परेचर होता है। मुर्गियों का 106 डिग्री फ़ारेनहाइट मुर्गियों का बॉडी टेम्परेचर होता है। तो जब मवेशी से दूध दुहा जाता है उस टाइम में दूध क्या होते हैं, हल्के से गर्म होते हैं। उस टाइम पीएच निकालोगे तो वो कुछ और आएगा, बट 1 घंटे बाद जो होता है वो एक्चुअल पीएच फाइंड किया जाता है। और दोनों आप देखोगे तो दोनों में काफ़ी फ्लक्चुएशन होंगे, दोनों के डाटा में काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव होगा। तो क्या हम पीएच का फाइंड करेंगे, तो पीएच दूध दुहने के 1 घंटे बाद उनका पीएच फाइंड किया जाता है किसी भी दूध का। तो दूध का पीएच कितना होता है, 6.5 से 8.5, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको कि व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, दूध का सफ़ेद रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। दूध जो सफ़ेद आप देखते हो वो किसके उपस्थिति के कारण होता है, वो आपको बताने हैं। अच्छा नहीं, ये ऑप्शन इसका नहीं है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में बना दे रहा हूँ, ये ऑप्शन इसका नहीं है, ठीक है। जो टैपिस्ट है गजनी है, वो गजनी समझ रहे हो ना, गजनी मूवी किसने देखा है, गजनी 5 मिनट याद रहा फिर भूल जाते हैं, वही गजनी है ये मेरा टैपिस्ट। चलिए मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, केसिन, केरोटीन, अरे यार एक तो ऑप्शन गलत लिख दिया है, ऊपर से चल नहीं रहा। केरोटीन या चलिए ऑप्शन सही कर दिए गए हैं। आपको बताने हैं कि इनमें से किसके कारण जो है दूध का रंग वो सफ़ेद होता है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, या क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होता है उसका कारण क्या है, भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास केसिन, कैरोटीन, एल्ब्यूमिन या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो दूध में प्रेजेंट होते हैं तो दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो दूध के सफ़ेद होने का कारण है केसिन, उसमें पाया जाता है, भैंस के दूध में केसिन पाया जाता है जिस कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और कैरोटीन जो है ये गाय के दूध में पाया जाता है, गाय के दूध का कलर हल्का पीला होता है, उसका कारण क्या है कि गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है, उसके कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। समझ गए। भैंस के दूध का रंग, भैंस का दूध देखे होंगे आप लोग, पूरा एकदम सफ़ेद होता है। रीज़न क्या है कि उसमें केसिन पाए जाते हैं, उसके कारण भैंस के दूध का रंग सफ़ेद होता है, और गाय के दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, मिल्क इज बेस्ट फॉर पनीर प्रोडक्शन, पनीर निर्माण में, पनीर उत्पादन कहिए या निर्माण कहिए, पनीर निर्माण के लिए सबसे अच्छा दूध किन मवेशियों का होता है, किन मवेशी के दूध से सबसे अच्छा एकदम उच्च क्वालिटी का पनीर बनाया जाता है, वो गाय है या भैंस है या बकरी है या भेड़ है। तो किन मवेशी के दूध से अच्छा पनीर बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बुफेलो, भैंस के दूध से अच्छा पनीर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, चलिए यहाँ पे मैच करने के लिए आ गया है, कुछ डिजीज दिए गए हैं और उनके ये क्या हैं कि किसके कारण होता है, ये उनका पैथोजन है, लिख लीजिएगा।
चलिए इनमें मिक्स क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि ये कुछ डिजीज दिए गए हैं, जैसे 2 डिजीज हैं और उनके पैथोजन का नाम क्या है आपको बताना है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किनके कारण होता है, जल्दी से बताइए। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किनके कारण होता है। ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी किनके कारण होता है, उनका पैथोजन क्या है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है और फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कौन है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये किनके कारण होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो आयरलैंड इरिस में, ये कहाँ हुआ था, तो आयरलैंड इरिस में ये हुआ था। ये इनका अकाल पड़ा था वहाँ पे आलू का। ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी क्या है, धान में पत्तियों का भूरापन किसके कारण हुआ था ये, तो हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी। बंगाल फेमाइन ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के कारण आया था, जिसमें अप्रोक्स 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। ये कब आया था, तो 1942-43 में सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुए थे उस टाइम में आया था। तो ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी के कारण होते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आलू का पछेती अंगमारी रोग, हिंदी लिख लें, जिनको हिंदी चाहिए लिख लीजिए। आलू का पछेती आलू का पछेती अंगमारी रोग किसके कारण हुआ था, तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। आप इसे हिंदी में भी लिखोगे तो सेम ऐसे ही लिखना है इसको, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। और ये क्या है, ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी, पैडी धान का, यहाँ इसका हिंदी कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे आएगा देख लो। धान का भूरा धब्बा रोग, धान की पत्तियों का, धान की यहाँ पे पत्तियाँ कर लेना, ठीक है। धान की पत्तियों का भूरा धब्बा रोग किसके कारण हुआ था, हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी। और आपको बताने हैं कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, पादप रोग जनक के पितामह कौन है, पादप रोग जनक, इनका हिंदी यहाँ पे है, पादप रोग जनक कौन है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटन डी बेरी है, याद रखिएगा। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है, एंटन डी बेरी है। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कौन है, तो इजे बटलर जी हैं। कौन है, इजे बटलर जी, सेम हिंदी है। फादर ऑफ कौन है, पादप रोग जनक कौन है, ये है वर्ल्ड में कौन है, ये याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं, ये वर्ल्ड के हैं। और ये कहाँ के हैं, ये इंडिया के हैं। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं, इनका हिंदी लिखिए, भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक। भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है, इजे बटलर। वहीं पे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ये वर्ल्ड में कौन है, तो एंटन डी बेरी। समझ गए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों जो है वो डिजीज थे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये फेमाइन जब आए थे, इरिस फेमिन जो एक आयरिश आइलैंड है वहाँ पे आया था। और ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी, धान की पत्तियों का भूरा धब्बा रोग, ये पश्चिम बंगाल में आया हुआ था। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम 1942 और 43 में आया हुआ था, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। भोजन के अभाव के कारण उतना धान का प्रोडक्शन नहीं हुआ, जिस कारण जो है जो लगभग समझ लो 50 लाख कितना ज़्यादा होता है। गांव के गांव, शहर के शहर खत्म हो गए थे भूखे के कारण, भूख के कारण मर गए थे, तरफ तरफ के मरे थे। 50 लाख आप समझ रहे हो। वैसे इंडियन जो है वो जो न्यूज़ है वो उनके थ्रू बताया जाता है 15 से 20 लाख, बट जो प्राइवेट एजेंसी है उनका डाटा है कि 40 से 50 लाख की मृत्यु हुई थी। समझ गए, प्राइवेट एजेंसी का डाटा है कि 40 से 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और न्यूज़ का माने तो कितना कहते हैं वो कि 15 से 20 लाख लोगों की सिर्फ मृत्यु हुई थी। बट करेक्ट क्या है, जो प्राइवेट एजेंसियों ने दिया था 40 से 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और आलू का पछेती अंगमारी रोग फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी, हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, रोग विज्ञान के जनक कौन है,
तो एंटनबेरी वर्ल्ड में, और इंडियन में कौन है, इजे बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिजीज दिया गया है और उनके वेक्टर कौन है, डिजीज फैलाने का काम कौन करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस डिजीज को कौन से बीच के जो मीडिएटर है वो फैलाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई भी डिजीज है वो प्लांट के पास पहुंच जाते, नहीं, कहीं अगर यहाँ डिजीज रखा हुआ है तो इसको प्लांट, यहाँ पे प्लांट है तो यहाँ पे प्लांट है, इस यहाँ तक पहुँचाने का काम कोई ना कोई बीच का मीडिएटर करता है। तो वो कौन सा मीडिएटर है उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। समझ गए। चलिए आपको बताने हैं कि इनके वेक्टर कौन से हैं। येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा। ओकरा, ओकरा क्या होता है, भिंडी। ओकरा को क्या कहते हैं, भिंडी कहते हैं, इंग्लिश में लेडी फिंगर कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ वेजिटेबल कहते हैं। क्वीन ऑफ वेजिटेबल क्या है, ओकरा, और किंग ऑफ वेजिटेबल क्या है, पोटैटो, आलू। समझ गए। तो आपको बताने हैं कि पहला क्वेश्चन तो आप ये जान गए कि येलो मोज़ेक जो वायरस के थ्रू होने वाला डिजीज है, येलो मोज़ेक ऑफ वायरस, बताया गया है कि येलो मोज़ेक ऑफ वायरस डिजीज किसमें होता है, तो ओकरा में होता है। किसके कारण होता है, ये आपको इनका वेक्टर कौन सा है, तो इनका वेक्टर व्हाइट फ्लाई है। व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी जो है ये येलो मोज़ेक वायरस को भिंडी के प्लांट तक पहुंचाने का काम करती है। ये मीडिएटर है, ये क्या करती है कि येलो मोज़ेक वायरस को भिंडी पे जाके छोड़ देती है, उनसे भिंडी में येलो मोज़ेक जो है वो डिजीज़ होता है। अब आता है लीफ कर्ल ऑफ टमेटो। टमाटर की पत्तियां जो है वो सिकुड़ जाती है। जो टमाटर की पत्तियां ऐसी होंगी उनमें क्या होगा, जब ये लीफ कर्ल वायरस पहुंचेगा, कर ले यहाँ, हाँ कर ले, जब वहाँ पे ये वायरस पहुंचेंगे, लीफ कर्ल वायरस जो है वो पहुंचेगा तो भिंडी की पत्तियां ऐसे सिकुड़ जाएगी, वो आड़ी टेढ़ी हो जाती है। इनको फैलाने का काम कौन करता है, इनको भी फैलाने का काम व्हाइट फ्लाई करती है। उनके बाद बंची टॉप ऑफ बनाना। बनाना में क्या होता है, टॉप, टॉप मतलब होता है ऊपर का पर्सन। अब बंची का मतलब होता है, बंच का मतलब होता है कि पत्तियां आपस में क्या हो जाते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं। पहले जो पत्ते होंगे वो आपस में फैलेंगे ऐसे ऐसे केला का, बट बंची टॉप होने का कारण क्या है कि जब ये किनके कारण, इनका वेक्टर कौन है, एफिड है। बंची टॉप ऑफ बनाना का वेक्टर कौन है, एफिड है, वाहक। यहाँ हिंदी में लिख लीजिएगा, वेक्टर का मतलब होता है वाहक। फैलाने का काम कौन करता है, वाहक कौन है, तो बंची टॉप ऑफ बनाना। केले में बंची टॉप डिजीज किसके कारण होता है, फैलाने का काम कौन करता है, एफिड। इसमें क्या होती है कि पत्तियों का गुच्छा बन जाता है। ये केला का पौधा है, ये केला के पौधे हैं, ठीक है, इस टाइप का केला का ये पौधा है। बट जब इनमें बंची टॉप डिजीज होगा तो सारी की सारी जो पत्तियां होंगी वो आपस में यहाँ पे गुच्छे बन जाएंगी, वो आगे फैलेगा ही नहीं, यहाँ पे वो सारी की सारी पत्तियां गुच्छे बन जाएंगी। जैसे ये सारी पत्तियां पहले फैले थे, बट अब क्या होगा कि ये इनमें पत्तियों का फैलाव नहीं होगा, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गुच्छे बन जाएंगे। और कहाँ पे होगा ये टॉप, ये टॉप यहीं पे क्या होते हैं, बंची टॉप डिजीज होते हैं। बंची टॉप टॉप वाले पोर्शन पे होता है, तो इसलिए इसे बंची टॉप कहते हैं। और इनको फैलाने का काम वहाँ के इसका कौन है, तो एफिड है। अब लीफ कर्ल ऑफ चिली, जिस तरह भिंडी में पत्तियां सिकुड़ जाती है, कर्ल मतलब होता है सिकुड़ जाना, मुड़ जाना, आधा टेढ़ा हो जाना, तो वो किसके कारण होता है, तो इनका वेक्टर कौन है, थ्रिप्स है। थ्रिप्स क्या करता है कि ये इनको जो है मिर्च के पौधों तक ले जाने का काम करता है। इनका हिंदी लिख लीजिए आप लोग, चिली मतलब मिर्च होता है, चिली का हिंदी मिर्च होता है, बनाना का हिंदी क्या होता है, केला होता है, टोमेटो टमाटर होंगे, ओकरा के भिंडी लिख दिया गया। समझ गए आप लोग कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि येलो वेन मोज़ेक वायरस के का जो वेक्टर है, वाहक है, वो कौन है, व्हाइट फ्लाई है। व्हाइट फ्लाई भिंडी तक ले जाने का काम करता है। फिर लीफ कर्ल ऑफ टमेटो, ये भी व्हाइट फ्लाई इनका वेक्टर है, वाहक है। बंची टॉप ऑफ बनाना का वेक्टर एफिड है। वहीं पे लीफ कर्ल ऑफ चिली का वेक्टर कौन है, तो ये थ्रिप्स है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये ऑप्शन था उनका, तो क्या था ऑप्शन, ऑप्शन थे कि 1 का 1 है और बी का क्या है, 4 है। 1 का 1 बी का 4, ए का 1 बी का 4, यहीं पे आपका ये करेक्ट ऑप्शन, अच्छा 2 में है, ए का 1 बी का 4। आइए पीछे आइए देखते हैं। उसके बाद सी का क्या है, 2 है। सी का क्या है, 2 है। सी का 2 किस में है, यहाँ रहा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, कुछ डिजीज दिए गए हैं और वो उनके डिफिशियंसी से होने वाले वो डिजीज रोग हैं, तो जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। खेरा डिजीज इन राइस,
धान में खेरा डिजीज किसके डिफिशियंसीज होता है वो बताना है। ब्लूम एंड रोट ऑफ टमेटो, टमाटर में ब्लूम एंड रोट होते हैं वो किनके डिफिशियंसीज होते हैं। मार्स ऑफ पी, पी का हिंदी होता है मटर, मटर में मार्स डिजीज होता है टमेटो, ये टमाटर है, टमाटर का ब्लूम एंड रोट किनके कारण होता है। पोटैटो, आलू, आलू में क्या होते हैं ब्लैक हट होता है वो किनके डिफिशियंसीज होता है। एंड मक्का में वाइट बर्ड, रुक जाइए हट रहे हैं फिर देख लीजिएगा, सिट्रस मतलब नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय फसल। चलिए जल्दी से बताइए कि खेरा डिजीज इन राइस, धान में खेरा डिजीज कौन से पोषक तत्व की डिफिशियंसीज होती है। ब्लूम एंड रोट, टमाटर में कौन से पोषक तत्व की डिफिशियंसीज होगा। मार्स डिजीज पोटैटो में होता है वो कौन से डिफिशियंसीज होंगे। ब्लैक हर्ट कौन से डिफिशियंसीज होता है। एंड वाइट बर्ड इन मेज वो किसके डिफिशियंसीज होंगे। एंड डाइबैक ऑफ सिट्रस। चलिए हम लोग मैचिंग करते हैं, मेरे साथ आप मैच कीजिए। अगर आपको पता होंगे, एक सिंपल सा पता होगा कि ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसीज होता है। जब आलू का भंडारण किया जाता है, आप लोग जल्दी से रिप्लाई दो कि आलू का भंडारण कितने डिग्री सेल्सियस पे किए जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। कितने डिग्री पे सेल्सियस पे किया जाता है, तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पे आलू का भंडारण किया जाता है। तो जब आलू के भंडारण किए जाते हैं तो आलू के भंडारण में ये ध्यान रखा जाता है कि ऑक्सीजन उन्हें प्रॉपर मिले। अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो उनमें ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो हो जाते हैं। इसका अर्थ है आलू बाहर से आप देखोगे वो सही है, लेकिन अंदर से क्या होते हैं वो काले कलर के हो जाएंगे और अंदर से खाली रहेगा पोर्शन। ब्लैक मतलब काला और हट मतलब होता है अंदर का जगह खाली रहता है। अगर आप में से कुछ लोग जो बाहर रह के पढ़ाई करते होंगे वो सारे लोग देखे होंगे जब वो आलू की सब्जियां बनाते हैं, आलू आप छिलते होगे बाहर से फ्रेश होता होगा, बट जब आप आलू को कट करते हो, कटिंग करते हो, तो आप देखे होंगे कि बीच में खाली जगह है और वो क्या है, ब्लैक कलर का है। उसी को कहा जाता है ब्लैक हार्ट। और आप में से कुछ गर्ल्स होंगी जो घर में काम करती होंगी, उन्होंने भी ये देखा होगा कि आलू बाहर से सही होते हैं, अंदर से क्या होते हैं वो खाली होते हैं और वो काले कलर का होता है। बीच का पोर्शन क्या हो जाता है वो खाली हो जाता है। वहाँ रीज़न क्या था, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो में ये चीज़ देखने को मिलते हैं। और जो लोग खाना नहीं बनाते हैं वो लोग कभी नहीं देख पाएंगे, इसलिए कहते हैं कि घर के भी काम कुछ करने चाहिए। तो ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो ऑक्सीजन की डिफिशियंसीज होता है। अब आपको इनमें से पता होगा कि खेरा डिजीज जो है वो जिंक की डिफिशियंसीज होते हैं। खेरा डिजीज जिंक के डिफिशियंसीज होता है और इनको क्या किया जाता है कि जिंक का प्रॉपर एप्लीकेशन किया जाता है धान में। धान में अगर जिंक की डिफिशियंसी होगी तो वो क्या होगा, खेरा डिजीज होगा। इनको सबसे पहले किसने बताया था, YL नेने, ये साइंटिस्ट थे GBPUT में, इन्होंने वहाँ पे अपना वर्क करते थे। GBPUT कहाँ है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये पंत नगर में स्थित है और इनकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। ये पहली देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई थी, ईस्वी पूछ लेगा, 1960 याद रखिएगा। GBPUAT कब स्थापना की गई है, तो 1960 में। और कहाँ स्थित है, तो पंतनगर। पंतनगर कहाँ है ये, उत्तराखंड में। याद रहेगा अब आप लोगों को, क्योंकि प्रीवियस ईयर में काफ़ी टाइम्स पूछे गए हैं, तो आप याद आपको रहेंगे कि GBPUT फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये भी लिख लीजिए आप लोग, फर्स्ट AG यूनिवर्सिटी। क्या है ये, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। GBPUAT यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी थी, लेकिन एग्रीकल्चर में पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी GBPUAT पंतनगर है, जो जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। और YL नेने जी जो यहीं पे वर्क करते थे, रिसर्च ये वहीं करते थे, तो उन्होंने ये सबसे पहले खोजा था कि धान में खेरा रोग जिंक की डिफिशियंसी से होता है। अब आगे आइए, ब्लूम एंड रोट ऑफ टमाटर, टमेटो में ब्लूम एंड रोट किनके डिफिशियंसी से होता है, तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी से होते हैं। आगे है मार्स ऑफ पी, मटर में मार्स डिजीज मैग्नीज के डिफिशियंसी से होता है। वहीं ब्लैक हार्ट आपको पता चल गया। और वाइट बर्ड इन मेज, मक्का में जो है वो जो उनका बर्ड होता है होगा एपिकल पोर्शन, वो वाइट कलर के हो जाते हैं, उन पे वाइट कलर का भुपड़ी टाइप का, आप कहोगे कि ऐसे जैसे पाउडर जम गया है। इन पे लीव्स होंगे, उनकी ये पत्तियां होंगी, ये मान लिया जाए क्या है, मक्का की पत्तियां हैं। इन पे क्या होगा कि इस टाइप का बीच बीच में वाइट कलर का हो जाएगा ये, तो आपको लगेगा कि ये क्या है कि पाउडर उन पे रखा हुआ है। तो यही है वाइट बर्ड इन
मेज, मक्का में जो है व्हाइट बर्ड किन के डिफिशियंसीज होता है, तो ये भी जिंक के डिफिशियंसीज होते हैं। मक्का में व्हाइट बर्ड जिंक के डिफिशियंसीज होंगे। आप बच गया डाइबैक ऑफ सिट्रस, नींबू वर्गीय फलों में डाइबैक जो है वो कॉपर की डिफिशियंसीज होता है, कॉपर की डिफिशियंसीज है। समझ गए आप लोग? तो थंबनेल दिखाइए कि आप लोग समझ गए हो, कंसेप्ट समझ गए आप लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया है, वो बताने हैं आपको। ऑप्शन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने हैं आपको कि क्रॉप्स एंड उनमें क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र की संख्या उसमें कितनी है। गुणसूत्र की संख्या बताइए कि उनमें कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर बेसिकली क्या है, ये जो सारे क्रोमोसोम नंबर दिए गए हैं वो 2n है। 2n क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। 2n को हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं। तो जल्दी से बताइए कि पेट डी धान में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, गेहूं में कितना होता है, हिंदी लिख दें। मक्का, इनका मक्का और ये सोरगम, सोरगम मतलब ज्वार, मक्का और ज्वार। बार्ले का हिंदी क्या होता है? जो। इसका हिंदी लिख लें जो। पर्ल मिलेट बाजरा। समझ गए? अब जब सब हिंदी बता दिया गया आप लोगों को, तो जल्दी से बताइए कि धान में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो धान में गुणसूत्र की संख्या टोटल 24 होती है, 24, यानी कि 2n = 24 होता है धान में। वहीं गेहूं में कितना होता है, तो गेहूं में 42 होते हैं। गेहूं क्या होते हैं? हेक्सापोलाइड होता है, याद रखिएगा। गेहूं का गुणसूत्र का संख्या 2n = 6x = कितना होता है? 42। और ये जब 6 से इनको डिवाइड करेंगे, 7 बार में ये डिवाइड होगा, तो ये क्या हो गए, इसमें बेसिक गुणसूत्र की संख्या 1x का मतलब हो गया इनमें कितना है? 7। इस 1x को कहेंगे बेसिक क्रोमोसोम नंबर, बेसिक, क्योंकि एग्जाम में पिछले बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर मतलब बेसिक गुणसूत्र की संख्या गेहूं में कितनी होती है? 7 होती है। और ये 6x क्या है? बेसिकली इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम डिप्लॉइड गुणसूत्र की संख्या तब कहेंगे, ये क्या होते हैं कि इनमें जीनोम की संख्या, ये x किसको डिनोट करता है? जीनोम को। x क्या है? ये जीनोम है। जब जीनोम 6 कॉपी में होंगे, बेसिकली इन सब में जीनोम क्या है? पेडी में क्या है? 2n = 2x, यानी कि जब जीनोम का 2 सेट होगा तो ये क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। जब जीनोम का 2 सेट होगा, बट गेहूं के केस में क्या है? जीनोम के 6 सेट हैं, तब ये क्या करता है कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर बनाता है। तो गेहूं में बेसिक गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 7 है। समझ में नहीं आ रहा आपको तो ये बीएससी में आके आप पढ़िएगा अच्छे से, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा, गेहूं में बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ये क्या? हेक्सापोलाइड है, क्योंकि ये 6 है। 6 का मतलब होता है हेक्सापोलाइड। गलती मत कीजिएगा मेरे फ्रेंड्स, इसे क्या कहेंगे? हेक्सापोलाइड्स कहते हैं। 6x का मतलब है हेक्सापोलाइड। गेहूं क्या है? हेक्सापोलाइड है। और इनमें बेसिक गुणसूत्र की संख्या कितनी है? वो 7 है। और गुणसूत्र ऐसे 2n = कितना होता है? 42 होते हैं। अब x क्या है? जीनोम है। जब जीनोम का 6 सेट होगा, 6 कॉपी होंगे, तब ये क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड, द्विगुणित क्रोमोसोम, इनको तब हम कहेंगे द्विगुणित गुणसूत्र। समझ गए? तो गेहूं क्या है? हेक्सापोलाइड होता है, लिख दिया गया है, भूलिएगा मत कि गेहूं क्या है? हेक्सापोलाइड है। और इनमें बेसिक गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 7 है। ये क्या? बेसिक गुणसूत्र की संख्या कितनी है गेहूं की? 7 है। गेहूं हेक्सापोलाइड है। और ये जीनोम तीनोम छोड़िए, आपको बस याद रखना है क्या? अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, यही है, आप आके बीएससी में सीखोगे। अगर समझ गए तो सही है, नहीं तो आपको याद कितना रखना है, एग्जाम में ये नहीं आएगा कि जीनोम क्या होता है और ये 6x क्या है। आपको बस इतना याद रखना है कि गेहूं क्या है? हेक्सापोलाइड है। इनमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 है। बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद मत रखिए आप लोग। समझ गए? तो धान में कितना होता है? 24। व्हीट में कितना होता है? 42। मेज एंड सोरगम, मक्का और ज्वार में गुणसूत्र की संख्या 20 होती है। ये दोनों में सेम होता है। गेहूं, मक्का और ज्वार में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। वहीं बाजरा और जौ में कितना होता है? 14 होता है। बाजरा और जौ में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। आप लोग टोटल 6 फसल, 4 2 6 फसल के बारे में आप लोगों ने जाना कि उनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। अगर गुणसूत्र
संख्या से क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे से, इसलिए मैं कहता हूँ एंट्रेंस एग्जाम में जाने से पहले आप रामबाण सीरीज को अच्छे से 2-3 बार लगा लेना, उसके बाद ही आप एंट्रेंस एग्जाम में जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, फसल दिए गए हैं और उनका सीड रेट दिया गया है। फसल और उनका बीज दर कितना होगा? बीज दर पर हेक्टेयर के हिसाब से होता है कि 1 हेक्टेयर में धान की कितनी बीजें लगेंगी, गेहूं का कितना लगेगा, मक्का का कितना लगेगा और सोरगम ज्वार। जल्दी से बताइए कि धान का सीड रेट कितना होता है। तो धान का सीड रेट कितना होगा? धान का सीड रेट 100 से 120 केजी, सॉरी धान का सीड रेट 100 केजी होता है। धान का सीड रेट कितना होता है? 100 केजी होता है इन जनरल। फिर जानिए गेहूं का सीड रेट कितना होता है। तो गेहूं का सीड रेट 100 से 120 केजी गेहूं का सीड रेट होता है। ये बीएचयू पिछले बार ये पूछा गया है, आईसीआर और बीएचयू दोनों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। गेहूं का सीड रेट कितना होता है? 100 से 120 केजी। धान का 100 केजी। मक्का का सीड रेट कितना होगा? तो 18 से 20 केजी मक्का का सीड रेट है। ये कंपोजिट वैरायटी, ये देसी वैरायटी का सीड रेट है। कंपोजिट वैरायटी कहते हैं उनको, देसी किस्म का। जो देसी मक्का है उनका सीड रेट 18 से 20 केजी होगा। और ज्वार का सीड रेट कितना होता है? 12 से 15 केजी। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा जाने हम लोग कि पैडी का हाइब्रिड धान का सीड रेट, हाइब्रिड पैडी, हाइब्रिड धान का सीड रेट कितना होता है? तो 12 से 15 केजी होता है। याद रखिएगा हाइब्रिड धान का सीड रेट कितना होगा? ये पर हेक्टेयर में होता है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ सीड रेट पर हेक्टेयर में होते हैं, ये जितना सीड रेट है पर हेक्टेयर में दिया गया है। तो संकर धान का बीज दर कितना होता है? तो 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर होते हैं। वहीं पे हाइब्रिड मक्का का सीड रेट कितना होता है? तो 20 से 25 केजी। बस मक्के के केस में ऐसा है कि जो हाइब्रिड है उनका सीड रेट जो है वो कंपोजिट से ज़्यादा है, बाकी और किसी में नहीं है। इसलिए इनका पूछ लिया जाता है कि हाइब्रिड मक्के का बीज दर कितना होता है। हाइब्रिड का मतलब है कि सभी फसलों में हाइब्रिड का सीड रेट मिनिमम होता है, कम से कम होता है। देख लो यहाँ पे जो है ये चावल का सीड रेट 100 केजी पर हेक्टेयर है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड का कितना है? 12 से 15 केजी है। कितना डिफरेंस है। बट मक्का में क्या है कि देसी मक्का का बीज दर कितना है? 18 से 20 केजी, लेकिन हाइब्रिड मक्का का बीज दर कितना है? तो 20 से 25 केजी। मक्का के केस में उल्टा है। फिर जानिए कि मक्का समझ गए। और मक्का में आप लोगों को बता दिया गया था ओपेक-2 जो है वो पाया जाता है जीन प्रोटीन। एंड दूसरी बात आप ये जानिए कि मक्का में जो है, मक्का में और क्या याद रखिएगा, सारी चीज़ें तो बता दी ही गई है, कुछ तो रहा नहीं। सोरगम में आपको बताया गया था, इसमें एसियन या जिसे धुरीन कहते हैं या जिसे प्रूसिक एसिड भी कहा जाता है वो पाया जाता है। ये क्या टॉक्सिक है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। मक्का में ओपेक-2 प्रोटीन पाया जाता है, ओपेक-2 प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में क्या पाए जाते हैं? तो गेहूं में नोरिन 10 ड्वार्फ जीन पाया जाता है। यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ। नोरिन 10 ड्वार्फ जीन, इसी के कारण गेहूं का बोनापन होता है। समझ गए। धान में कौन सा जीन पाया जाता है? तो डीजीवू जीन। धान में डीजीवू, समझ गए, धान में डीजीवू जीन पाया जाता है। तो इतने क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मतलब लेट सोइंग करेंगे हम धान का या मक्का का तो उसमें 20% ज़्यादा हम सीड रेट लेंगे, बट वो पूछेगा नहीं। तो इन जनरल आप जानिए जब हम धान का या मक्का का या किसी भी फसल में लेट सोइंग करते हैं, सीजन अगर मेरे से छूट जा रहा है, लेट सोइंग करेंगे तो 20% उनका ज़्यादा सीड रेट लेंगे। तो 100 केजी का 20 जब लेंगे, इसका जब हम लेट सोइंग करेंगे इनका जब हम, तो कितना सीड रेट हो जाएगा इनका? 120 केजी, क्योंकि 20% ज़्यादा हम लेते हैं। याद रखिएगा
क्या करते हैं 20% ज़्यादा लेते हैं, लेट सोइंग में 20% ज़्यादा सीड रेट लिया जाता है। समझ गए? चलिए इतना यहाँ सफिशिएंट है, कुछ भी छोड़े नहीं है किसी भी ऑप्शन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, मृदा में स्थिर पोषक तत्व या क्या लिखा गया है अचल पोषक तत्व कौन से हैं? फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन या बोथ ए एंड बी, फास्फोरस जिंक एंड फास्फोरस और जिंक दोनों। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स में इमोबाइल होते हैं, तो वो बोरोन और कैल्शियम था जो एपिकल बड पे पाए जाते हैं फसलों में, वो इमोबाइल होते हैं, वो सिर्फ ऊपरी लीव्स पे, न्यूली बड पे, या उसे हम क्या कहते हैं एपिकल बड या न्यूली लीफ कहेंगे, वहाँ पे वो पाए जाते हैं और उनकी डिफिशियंसी भी होगी तो वो एपिकल बड पे ही होंगे। वो क्या होते हैं प्लांट्स में इमोबाइल होते हैं। सॉइल में इमोबाइल कौन सा है? फास्फोरस और जिंक, ये क्या होते हैं सॉइल में इमोबाइल होते हैं। इनका एक ट्रिक लिख लीजिए, इसे कैसे याद करेंगे? ट्रिक है आपके लिए पिजन। ट्रिक क्या है? पिजन। पी से याद रखिएगा फास्फोरस पी, और जन से याद रखिएगा जेड जिंक। तो ये जितने भी होंगे फास्फोरस के जितने भी बनते हैं H2PO4 माइनस या HPO4 2 माइनस या PO4 PO4 3 माइनस, तो फास्फोरस के जितने भी बनते हैं ये सारे, अगर इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में दिखे तो ये समझ जाइएगा कि ये सॉइल में क्या हो गए, इमोबाइल हो गए। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फास्फोरस ही दिया जाएगा, समझ गए? इनके क्या कर दिए जाएंगे, आपको H2OPO4 के फॉर्म में दे दिया जाएगा या HPO4 2 माइनस के फॉर्म में दे दिया जाएगा या PO4 3 माइनस के फॉर्म में। तो फास्फोरस के ये क्या है, तीनों उनके रूप हैं। अगर इन फॉर्म में भी दिए जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये सॉइल में क्या है, इमोबाइल है। और जो प्लांट जो है वो फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं H2PO4 के फॉर्म में। मैक्सिमम प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, प्लांट जो फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है वो किस फॉर्म में? तो H2PO4 माइनस के फॉर्म में प्लांट्स जो है वो फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं। और जिंक याद रखिएगा, सिंपल सा ट्रिक है पिजन। सॉइल में इमोबाइल क्या है? पिजन। पी से क्या है? फास्फोरस, जन से क्या है? जेड एंड जिंक। तो सॉइल में इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? पिजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इंस्टीट्यूट और उनके प्लेस, यानी कि ये सारे इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है वो बताने हैं आपको। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ स्थित है? IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ स्थित है? वहीं पे क्रिजाफ दिया गया। क्रिजाफ का अर्थ होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर, लिख लीजिएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट सेंट्रल रिसर्च छोड़िए, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर, ये इनका फुल फॉर्म हुआ कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर कहाँ स्थित है? वहीं पे IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च, ये दोनों सेम है। बट आपको ध्यान देना होगा, अगर एग्जाम में इनका पूरा नाम ना आए, ओनली IISR होगा, तो आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है कि वहाँ पे लखनऊ दिया गया है या वहाँ पे कालीकट दिया गया। ऑप्शन में आपको पता चल गया, दो ऑप्शन तो आपको जस्ट पता चल गए मेरे से कि सर तो दो ऑप्शन बता दिए। चलिए ठीक है, दो क्वेश्चन आपको पता चल गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कहाँ स्थित है, तो कालीकट में स्थित है। कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। और वहीं पे लखनऊ कहाँ स्थित है? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, आपके शहर में स्थित है। समझ गए? अगर ऑप्शन में कालीकट होगा तो समझ जाइएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च की बात कर रहा है। अगर कालीकट नहीं दिख रहा आपको, ऑप्शन में लखनऊ दिख रहा है, समझ जाइएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च के बारे में पूछ रहा है। अब आइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके शहर लखनऊ में स्थित है।
कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, दलहनी फसलों पे जो रिसर्च किए जाते हैं, इम्प्रूव वैरायटीज निकाली जाती है, वो कहाँ स्थित है? कानपुर में। और शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। अब एक बच गया क्रिजाफ, तो आप समझ गए कि क्रिजाफ कहाँ स्थित है? बरकपुर। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। जो जूट एंड एलाइड फाइबर पे वर्क करती है वो इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो बरकपुर में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर कहाँ स्थित है? तो बरकपुर, पश्चिम बंगाल में। और दूसरी बात ये याद रखिएगा, अगर आ जाए ISR, SBI, इनको कहते हैं शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मत समझिएगा। ये कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। समझ गए कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में। नोबेलाइजेशन ऑफ शुगर कैन कहाँ हुआ था? तो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में। समझ गए। और अगर यहाँ पूछ ले, चलिए SBI की बात आ गई तो याद रखिए SBI की स्थापना कब की गई थी? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना कब की गई है? 1 अप्रैल 1935 को। और 1 अप्रैल 1935 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। बट इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण किसको कहते हैं? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इनकी स्थापना हुई, बट इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1949 में इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये याद मत रखिएगा, ये बस नॉलेज की बातें थी कि इनका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1949 में। बट आपके एग्जाम में क्या आते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अगर क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ आपको ये पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और याद रखिए, स्किप कर गया क्वेश्चन। चलिए, अगर याद आएगा तो मैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा क्या क्वेश्चन था, माइंड से स्किप कर गया क्वेश्चन। हाँ, आरआरबी याद रखिएगा। आरआरबी की स्थापना कब की गई है? आरआरबी ये एग्रीकल्चरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक। इसका हिंदी होता है ग्रामीण बैंक। इनकी स्थापना कब की गई है? तो 1975 को। तो यहाँ आपको ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन रामबाण सीरीज में जितने भी अलग से क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो आप समझिएगा कि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए ऑक्सीजन लेना इंपॉर्टेंट है, सांस लेना जितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हो तो आप इस क्वेश्चन को 13 बार पढ़ोगे। इतना इंपॉर्टेंट है जो रामबाण सीरीज में आपको बताया गया है। सांस कम लो लेकिन पढ़ाई ज़्यादा करो। क्या है कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब की गई है? 1975 ईस्वी को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में। वहीं पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कालीकट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च लखनऊ, क्रिजाफ कहाँ स्थित है? बरकपुर, पश्चिम बंगाल। एंड पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। समझ गए। एक और है, उनको कहते हैं नेशनल रिसर्च शुगर कैन इंस्टीट्यूट, जो कानपुर में स्थित है। लिख लीजिए आप लोग। नेशनल शुगर कैन। ये बहुत कम बार एग्जाम में आए हैं, लेकिन याद रखिएगा
कि नेशनल शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, कानपुर में। कहाँ, जहाँ पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कानपुर में, वहीं पे नेशनल NSRI नेशनल शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, कानपुर में, जहाँ पल्सेज स्थित है। बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ स्थित है, लखनऊ। यह काफी बार पूछा गया है कि IISR कहाँ स्थित है, नेशनल शुगर कैन रिसर्च क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च। ये काफी टाइम्स पूछे गए हैं कि IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करें तो आपको बताने हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है, ICR डे कब मनाए जाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाए जाते हैं, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है। चलिए इनका हिंदी आप लोग जानिए कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे का हिंदी है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ICR डे, ICR की जब स्थापना हुई थी वो बताना है वर्ल्ड ओजोन डे। ये बताना है। उसके बाद वर्ल्ड फूड डे का अर्थ है विश्व खाद्य दिवस। चलिए जल्दी से बताइए, हिंदी बता दिया गया आप लोगों को, जल्दी से बताइए कि ICR डे आपको पता है ICR की स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई को हुई थी। ICR की स्थापना कब हुई है, 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को कब हुई है, 16 जुलाई 1929 को। तो 16 जुलाई को इनका ICR डे मनाया जाता है। उनके बाद जानिए कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 23 मार्च को मनाए जाते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाए जाते हैं, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब एक बचा जो आप समझ गए कि वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, समझ गए। अब याद रखिए कुछ कि FCI की स्थापना कब की गई है और FAO की स्थापना कब की गई है, बताया गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कीजिए कि कब की गई है FCI की स्थापना और FAO की स्थापना कब की गई है। कमेंट बॉक्स में आपको ये मेंशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करें। अगर आप लोग ये समझ गए हो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 23 मार्च को मनाया जाता है, ICR डे 16 जुलाई एंड वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर एंड वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, सब 16 तारीख को है। याद रखिएगा आप उनके मंथ से, 16 से याद मत रखिएगा, समझ गए। उसके बाद नेशनल मिल्क डे बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। एंड वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे, समझ गए। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। ये इसका हिंदी क्या हो गया, इसका हिंदी क्या हो गया, विश्व दुग्ध दिवस। ये हो गया राष्ट्रीय दूध दिवस। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करें। ये उनका ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं कि कुछ पैरासाइटिक वीड है, ये प्लास्टिक वीड नहीं है, पैरासाइटिक है। कहे यार गजब का बवंडर मिस्टेक किया आज। PARA, याद रखिएगा, PARASTIC, पैरासाइटिक वीड एंड कुछ फसल दिए गए हैं। ये जो पैरासाइटिक वीड है, पैरासाइटिक वीड हम किसे कहेंगे, ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, किसी दूसरे प्लांट पे निर्भर रहते हैं, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरासाइटिक वीड कहेंगे। परजीवी, हिंदी लिख लीजिए इनका, परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार। कसकुट्टा अपना भोजन किस प्लांट पे रह के प्राप्त करेगा, किस प्लांट पे फीड करता है, वो बताने हैं आपको। कसकुट्टा का, लोरेंथस का बताना है, ओरोबंकी का बताना है, एंड एस्ट्रैगा। ये चारों के चारों क्या हैं, पैरासाइटिक वीड है, परजीवी खरपतवार है। ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये वैसे मेहमान हैं जो हमारे घर में बिन बुलाए चले आते हैं। सबके घर में आते होंगे और बाद में गरियाते भी हम लोग खूब। ओके, तो आपको बताने हैं कि कसकुट्टा इनमें से किन फसल का पैरासाइटिक वीड है। तो कसकुट्टा किसका पैरासाइटिक वीड है, लूसर्न एंड, ये आर है, लूसर्न एंड बरसीम। लूसर्न का हिंदी क्या होता है, रिचका।
इसे अल्फा अल्फा भी कहते हैं। मेडिकागो सटाइवा इनका बोटेनिकल नेम है। लोरेंथस किन प्लांट पे फीड करके अपना भोजन प्राप्त करता है? तो लोरेंथस आम के प्लांट पे, गाभा के प्लांट पे और चाय के प्लांट पे रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, भोजन लेता है। ये खुद से इतने आलसी हैं कि अपना खाना नहीं बनाते हैं। नहीं बनाने का कारण है कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, समझ गए। क्लोरोफिल, इनमें जो पिगमेंट है क्लोरोफिल वो रहेगा तब तो ये अपना खाना प्राप्त करेंगे। अब आइए ओरोबंकी। ओरोबंकी किन प्लांट का परजीवी खरपतवार है? तो तंबाकू और मस्टर्ड। हिंदी सबका आ रहा है ना, लूसर्न, रिच का ये नहीं आ रहा होगा आपको, इसलिए मैंने लिख दिया है। बरसिम को बरसिम ही कहते हैं। आम को तो आम कहेंगे, गावा को अमरूद कहेंगे, टी को चाय कहेंगे। टोबैको को तंबाकू कहा जाता है, मस्टर्ड को सरसों, मेज को मक्का, सोरघम को ज्वार, पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट को क्या कहते हैं? पर्ल मिलेट ही कहेंगे। तो एस्ट्रैगा किन फसल का खरपतवार है? तो एस्ट्रैगा मक्का और सोरगम और पर्ल मिलेट का खरपतवार है। समझ गए आप लोग? याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि कसकुट्टा किनका परजीवी खरपतवार है? तो लूसर्न और बरसिम का। लोरेंथस किनका है? तो आम का, गावा का और टी का। वहीं पे ओरोबंकी ये सेम, ये हिंदी में भी ऐसा ही रहेगा। अब इनका हिंदी मत पूछ लेना। कसकुट्टा का तो बता भी दूं कि ये क्या होता है, अमरबेल होता है। अमरबेल, अमरबेल हिंदी में से अमरबेल कहेंगे। लोरेंथस को लोरेंथस कहिएगा, ओरोबंकी को ओरोबंकी ही कहेंगे, एस्ट्रैगा को एस्ट्रैगा ही कहा जाता है। इनका हिंदी मत पूछिएगा। कसकुट्टा को अमरबेल, बाकी सब सेम है उनका नाम। तो कसकुट्टा किनका परजीवी खरपतवार है? तो लूसर्न का और बरसिम का। लोरेंथस आम का, गावा का, टी का। ओरोबंकी तंबाकू और मस्टर्ड के प्लांट्स पे उनका ये परजीवी खरपतवार है। एस्ट्रैगा मक्का, सोरगम और पर्ल मिलेट। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताने हैं ये किस टाइप के परजीवी हैं, किस टाइप के ये परजीवी हैं। टोटल रूट पैरासाइट है या सेमी रूट पैरासाइट है या टोटल स्टेम पैरासाइट है या सेमी स्टेम पैरासाइट है। ये खरपतवार किन पोजीशन पे, ये जो कसकुट्टा है, अमरबेल, लूसर्न और बरसिम के कहाँ पे ये आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको बताने हैं। तो इसका ट्रिक आप याद रखिएगा। एक ट्रिक मैंने बताया था आप लोगों को, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, जो हमारे पेड कोर्स में नहीं हो तो उनको तो नहीं पता होगा, बट जो पेड कोर्स में उनको पता होगा। CLOS इनका फर्स्ट लेटर हम चुरा लेंगे। C फॉर याद रखिएगा कसकुट्टा, L फॉर लोरेंथस, O फॉर ओरोबंकी, S फॉर एस्ट्रैगा, क्लोस याद रखिएगा, क्लोस। समझ गए? तो हम क्या लिखेंगे? CLOS, क्लोस। ये क्या है? ये 4 परजीवी खरपतवार है। जो ये कसकुट्टा होगा, C फॉर कसकुट्टा, ये क्या है? टोटल स्टेम पैरासाइट है। टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट का अर्थ क्या हुआ कि ये आपको लूसर्न और बरसिम के फसल में ये आपको शाखाएं पे दिखेंगे। आप इनको देख लोगे। अमरबेल को आपने देखा भी होगा फसलों पे, अगर आपके आसपास रिचका की खेती होती है और बरसिम की खेती होती है तो आप देखोगे कि उन पे जो दूसरा प्लांट ये जो होते हैं कसकुट्टा, ये लताएं होता है इनका, इनके स्टेम नहीं होते। ये क्या होते हैं कि किसी तरह इनके टेंड्रिल्स जो होते हैं उनके जरिए ये चढ़ते हैं लूसर्न के प्लांट्स पे, बरसिम के प्लांट पे। तो ये क्या होता है? टोटल स्टेम पैरासाइट। लोरेंथस क्या है? सेमी स्टेम पैरासाइट, सेमी स्टेम पैरासाइट। ओरोबंकी क्या है? टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। वहीं पे एस्ट्रैगा क्या है? सेमी स्टेम पैरासाइट। तो ये क्यों लिखा गया, ये ट्रिक अब आप समझिए। ये इसलिए लिखा गया है, क्लोस आप याद रखोगे, क्लोस आपको हमेशा याद रहेगा। क्लोस में C से याद रखिएगा कसकुट्टा, L से याद रखिएगा लोरेंथस, O से याद रखिएगा ओरोबंकी, S फॉर एस्ट्रैगा। और इनको एक अरेंज में मैंने इसलिए इसको अरेंज किया है, याद रखिएगा। क्या C फॉर क्या था? कसकुट्टा। तो ये क्या होंगे? टोटल स्टेम पैरासाइट। ये ओनली स्टेम पे ही पाए जाएंगे। और लोरेंथस क्या होंगे? सेमी स्टेम पैरासाइट। ये पूरे स्टेम को कवर नहीं करेंगे, कुछ कुछ शाखाओं को कवर करेंगे। ओरोबंकी क्या होता है? टोटल रूट पैरासाइट। ये जमीन के अंदर
जमीन के अंदर जो तंबाकू और मस्टर्ड है उनके रूट्स पे ये क्या कर लेते हैं, चढ़ जाते हैं, रूट को कवर कर लेते हैं, वहां से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं ओरोबंकी। और एस्ट्रैगा क्या है, सेमी रूट पैरासाइट, स्टेम नहीं है ये, सेमी रूट पैरासाइट, यानी कि पूरे रूट को ये कवर नहीं करेंगे बट कुछ हद तक उनके जड़ों को कवर करेंगे और उनसे अपना क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे। अब ये समझिए कि टोटल स्टेम पैरासाइट क्या होता है, ये क्या है, लूसर्न का प्लांट है बरसिम, समझ गए। अब उस पर ये क्या करेगा, ये क्या करेंगे, कसकुट्टा जो होगा, ये कसकुट्टा का प्लांट यहाँ पे होगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, इस तरह इस स्टेम को कवर कर लेंगे, इस स्टेम को इस तरह ये कवर करके अपना भोजन लेगा। तो ये किसका एग्जांपल है, कसकुट्टा का। चलिए दूसरा हम लोग देखें, दूसरा आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। दूसरा क्या है, लोरेंथस। ये क्या है, हमारा प्लांट है, किसका, आम का, आम का ही प्लांट है ना। क्या है, लोरेंथस किस पे होगा, आम पे होगा। तो आइए देखते हैं कि लोरेंथस सेमी स्टेम पैरासाइट है, समझ गए। ये क्या करेगा कि लोरेंथस का प्लांट यहाँ पे होगा, ये आम से दूर होंगे बट ये कुछ स्टेम को जाके कवर कर लेगा इस तरह। ओके, सारे स्टेम को ये कवर नहीं करेंगे, यहाँ पे जो भी स्टेम होगा उनको कवर नहीं करेगा, कुछ स्टेम को ये कवर करेंगे। इस तरह आप भी क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे तो आपको ये याद रहेगा हमेशा, समझ गए। ये किनका है, ये किनका है, तो ये सेमी स्टेम पैरासाइट का है, लोरेंथस का ये एग्जांपल है। इस टाइप से आप प्लांट बना लोगे। अब आगे आइए देखते हैं ओरोबंकी टोटल रूट पैरासाइट कैसा होता है, किसमें होता है, तंबाकू में होता है। ये क्या है, ये क्या है, तंबाकू का पौधा है, समझ गए। ये क्या है, तंबाकू के पौधा हैं, तंबाकू का ये पौधा है, समझ गए। ये प्लांट है तंबाकू का। लेकिन इनमें जो ओरोबंकी होता है वो क्या करता है, यहाँ पे ओरोबंकी का प्लांट है, ये भी ऊपर अपना अच्छा ग्रो करेगा बट जो इनकी जड़ें होती है ये टोटल रूट पैरासाइट है, पूरे रूट्स को कवर कर लेंगे। किसान जब बाहर से देखते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि वो हमारे प्लांट्स को डैमेज कर रहा है, हमारे तंबाकू के प्लांट्स को डैमेज कर रहा है। बाहर से कोई नहीं देख के बता सकता कि ये क्या है, कि हमारे तंबाकू का पैरासाइट है, समझ गए, कोई नहीं देख के बता सकता। तो ये कैसे पता चलेंगे कि जब, लेकिन किसान को ये आइडिया होता है कि तंबाकू के बगल में अगर ओरोबंकी का प्लांट्स है तो वो समझ जाते हैं कि ये हमारे तंबाकू के रूट्स को कवर कर चुका है और उनको डैमेज कर रहा है। तो ये किनका एग्जांपल है, तो ये एस्ट्रैगा का एग्जांपल है, क्योंकि ये टोटल रूट पैरासाइट है, समझ गए। और ये किनका एग्जांपल था, कसकुट्टा का। और ये किनका एग्जांपल था, लोरेंथस का। अब आइए सेमी रूट पैरासाइट में क्या है, सॉरी ये किसका था, एस्ट्रैगा का था ना, क्योंकि ये टोटल रूट को कवर कर लेता है। तो ये किनका एग्जांपल था, एस्ट्रैगा का। किनका एग्जांपल है ये, तो ओरोबंकी का। इस टाइप से आप जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर लेना, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, कभी नहीं आप इनको भूल पाओगे। अब आइए एस्ट्रैगा क्या करता है, ये हमारा क्या प्लांट्स है, ये एस्ट्रैगा का प्लांट्स है। ये क्या है, ये मेज का प्लांट है, मक्का का प्लांट हो जाए, सोरगम ज्वार का प्लांट हो जाए, या पियर मिलेट का प्लांट है, ये प्लांट है। बट ये जो एस्ट्रैगा है ये क्या करते हैं, इनमें कौन सा कलम लूँ, चलिए ये कलम ले रहा हूँ। यहाँ पे अरे क्या हो रहा है, ये ले रहा हूँ। ये क्या है, एस्ट्रैगा का प्लांट है, ओके। लेकिन इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या कर लेते हैं, इनको कवर कर लेते हैं, कुछ रूट्स को कवर कर लेंगे, सारे रूट्स को कवर नहीं करेंगे। सेमी रूट पैरासाइट का मतलब है कि सारे रूट को कवर नहीं करेगा, कुछ ही रूट को कवर करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एस्ट्रैगा का एग्जाम्पल है। आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, आप लाइफ में कभी इसको नहीं भूल पाएंगे, समझ गए। जो मैंने फिगर बनाया है, कसकुट्टा क्या, टोटल स्टेम पैरासाइट, प्लांट से दूर होंगे बट पूरे प्लांट को कवर कर लेंगे, बरसिम एंड किनके, लूसर्न के। उसके बाद आता है लोरेंथस, ये क्या, सेमी स्टेम पैरासाइट। ये क्या करेगा कि कुछ स्टेम को कवर करके अपना भोजन वो लेगा। लोरेंथस किनसे लेंगे, मैंगो के प्लांट पे आपको देखने को मिलेंगे, ये लोरेंथस का एग्जांपल है। उसके बाद आता है ओरोबंकी, ये टोटल रूट पैरासाइट है। ओरोबंकी क्या करते हैं, वो मस्टर्ड एंड तंबाकू के जड़ के
कि ये क्या होता है, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, जमीन के अंदर पूरे रूट्स को कवर कर लेते हैं। ये टोटल रूट पैरासाइट है। फिर एस्ट्रैगा क्या है, ये सेमी रूट पैरासाइट है, कुछ रूट्स को कवर करके अपना भोजन लेंगे, सारे रूट्स को कवर नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला आपके लिए जो बहुत डिफिकल्ट होता है वो ये याद करना कि कसकुट्टा किसका पैरासाइट है। ये सारे फसल दिए गए हैं, आपको याद रखने होंगे। कसकुट्टा लूसर्न एंड बरसिम पे होते हैं, लोरेंथस आम के प्लांट, चाय के प्लांट और अमरूद के प्लांट पे होंगे। ओरोबंकी आप कहाँ देख सकते हो, तंबाकू और सरसों की खेती जहाँ होती है उनके रूट को कवर करके रखते हैं। एस्ट्रैगा कहाँ होता है, एस्ट्रैगा मक्का, सोरगम ज्वार और पर्ल मिलेट के रूट्स को आंशिक रूप से कवर करके रखते हैं। तो कंसेप्ट समझ गए आप। अब आप कभी गलती नहीं करोगे। ट्रिक क्या याद रखोगे, क्लोज, C फॉर कसकुट्टा, L फॉर लोरेंथस, O फॉर ओरोबंकी, S फॉर एस्ट्रैगा। तो C4 आप याद रखना, जो सबसे ऊपर है टॉप पे वो टोटल स्टेम पैरासाइट है। उसके बाद क्या है, L आता है लोरेंथस, वो सेमी स्टेम पैरासाइट है। उसके बाद आते हैं O फॉर टोटल रूट पैरासाइट, S फॉर सेमी रूट पैरासाइट। समझ गए आप लोग। तो आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या है, आगे आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। रामबाण सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में टोटल आप लोगों ने 20 क्वेश्चन के जरिए 50 to 60 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं आप लोगों के साथ। अगर आप इनमें से किसी भी MG के भी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, UP कॉलेज, DDU, LU या TT कॉलेज, इनमें से किसी भी कॉलेज का आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आप उनमें एंट्रेंस देना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये रामबाण सीरीज कितना फायदेमंद रहा होगा ये आपने 5 लेक्चर पढ़ के आप लोग देख चुके होंगे कि कितने सारे क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। आप एग्जाम में जाने से पहले इनको 2-3 बार और लगा लेना, आप देखना कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रामबाण सीरीज से मिलेंगे। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़कर फुल फ्लेश तैयारी करना चाहते हो, किस तरह हमारे पेट बच्चों को सारी जगह एक ट्रिक बताया गया है कि क्योंकि बच्चे सब होते हैं, मैंने भी यहाँ तक अगर मैं भी पहुँचा हूँ तो आपसे एक आगे हूँ मैं 1 साल। तो इसका रीज़न क्या है कि मैंने भी कुछ तैयारी की थी, मेरा भी कुछ अप्रोच था, मुझे पता है कि क्या दिक्कतें होती हैं याद करने में। तो वो कौन सा सिंपल सा अप्रोच था, जब आप एक अच्छा अप्रोच बना के पढ़ोगे, एक अच्छा आप रैंकर्स कब बनोगे, आप कब चाहोगे कि 1 to 10 रैंक्स मेरा भी आए, कब होगा ये, जब आप दूसरे स्टूडेंट से अलग पढ़ोगे, अलग दिखोगे। और वो कब पॉसिबल होगा, जब आप एक अपना अच्छा अप्रोच रखोगे। ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चों की तरफ पढ़े जा रहे हैं, 10 घंटा पढ़े जा रहे हैं, 20 घंटा पढ़े जा रहे हैं। 10 घंटा पढ़ना मैटर नहीं करता है, 6 घंटा पढ़ना मैटर करेगा जब आप उसे एक सही ढंग से पढ़ोगे, एक अप्रोच अच्छा बनाओगे, एक अपना टाइम टेबल बनाओगे और उनको एक जहां ट्रिक हो सके ट्रिक के जरिए याद करोगे। सारी चीज़ों को याद रख पाना काफ़ी मुश्किल है, तो आप क्या करोगे, एक अच्छे अप्रोच के जरिए पढ़ोगे। आप अगर हमारे बैच के साथ जुड़कर फुल फ्लेश तैयारी करना चाहते हो तो आपको क्या क्या मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेगा, कंप्लीट नोट्स PDF के जरिए मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट, हर चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हवाई बात की जाती है, 10 चैप्टर में से 2 चैप्टर का प्रैक्टिस सेट दे दिया गया और 2-3 चैप्टर का टेस्ट करा दिया गया या 2-4-5 करा दिए गए, नहीं है। आपको यहाँ चैप्टर वाइज जो है वो ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा और आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे चैप्टर वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, PYQ प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा। ये सारी फीचर जो है वो DNS में पाए जाते हैं, जो मार्केट में जितने भी आप देख रहे हो उनसे ये काफ़ी बेहतर होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ही 3 टेस्ट कराए जाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे कॉल करके आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हो। अगर इस रामबाण सीरीज का कंप्लीट 5 लेक्चर का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद फ्री सेक्शन में, फ्री कंटेंट सेक्शन में जाकर रामबाण सीरीज का फोल्डर बना होगा, वहां पे क्लिक करके आप हमारे इस 5 लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए यहीं पे हम लोगों का ये सफ़र ख़त्म होता है। अब हम लोग फिर आगे कुछ नए स्टार्ट करेंगे तो फिर मिलेंगे, और तब तक आप रामबाण सीरीज के इस 5 लेक्चर को अच्छे से खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने मेहनत को खूब आगे बढ़ाइएगा। और इन 5 लेक्चर के जरिए आप टोटल 300 से 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे और इनको 3 से 4 बार आप एग्जाम में लगा के जाना। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छा एग्जाम दीजिएगा और 4 के आइएगा, सिलेक्शन होगा यहीं से। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे फर्दर किसी वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।